हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का वीडियो नंबर 55 है। इस वीडियो के दोनों रूब्रिक्स में सिर्फ कार्बो एनिमेलिस दवाई कॉमन है। वीपिंग वाइल ईटिंग। वीपिंग इस शब्द का मतलब है रोना या आंसू बहाना। बहुत ज्यादा भावुक यानी इमोशनल होने पर इंसान की आंखों से आंसू आने लगते हैं। एक स्ट्रांग व्यक्ति आसानी से रोता नहीं है, मतलब वो इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देता है। इसलिए रोने का मतलब है कि इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वाइल में दो इवेंट्स एक साथ और एक ही समय पर होते हैं। ईटिंग वाइल इस टर्म का लिटरल मीनिंग है खाना लेते समय। ईटिंग में व्यक्ति फूड को मुंह से अपने अंदर लेकर च्यूइंग और स्वॉलोइंग के जरिए उस खाने को स्टमक तक स्टोर करने के लिए पहुंचाता है। अब मेटाफोरिकली ईटिंग वाइल के दो मीनिंग्स हैं। पहला, जिस तरह हम फूड को खाकर अपने पेट में स्टोर करते हैं, वैसे ही कोई इंपॉर्टेंट बात जिसे बोलना उचित न हो उसे अपने अंदर रखना भी ईटिंग कहलाता है। मतलब अपनी डिजायर्स या फीलिंग्स को सप्रेस करते हुए उसे अपने तक ही रखना और बाहर यानी लोगों के सामने ये बातें जाहिर न होने देना भी ईटिंग की तरह है। दूसरा, मनचाहे फूड को एक्सेप्ट करते हुए अपने अंदर लेने से हमें अच्छा लगता है और किसी अनचाहे खाने को स्वीकार करने और उसे अपने भीतर लेने पर हमें बुरा फील होता है। मतलब जो आप खा रहे हो वो खाना आपको पसंद है या नापसंद, यही बात आपके ईटिंग एक्सपीरियंस को आपके लिए प्लेजेंट या अनप्लेजेंट बनाती है। इसी तरह यदि पेशेंट को कोई कड़वी सच्ची बात खुद से या दूसरों द्वारा समझाए जाने पर ना चाहते हुए भी अपने माइंड में एक्सेप्ट करना पड़े, तो ऐसा करना भी ईटिंग के समान है। तो इस रूब्रिक वीपिंग वाइल ईटिंग का लिटरल मीनिंग ये है कि खाना खाते समय कार्बो एनिमेलिस पेशेंट को रोना आ जाता है। अब इसी रूब्रिक को मेटाफोरिकली समझें तो अपनी डिजायर्स या फीलिंग्स को अपने तक रखने पर या फिर लाइफ की बिटर रियलिटी को ना चाहते हुए भी स्वीकारने पर कार्बो एनिमेलिस पेशेंट भावुक होकर रोने लगता है। अगला रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड एपिस्टेक्सिस अमेलियोरेट्स। कंफ्यूजन ऑफ माइंड ये एक मिक्स्ड अप फीलिंग होती है क्योंकि दो चीजों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आने के कारण पेशेंट के लिए उन्हें डिफरेंशिएट करना या उनमें फर्क पहचानना मुश्किल हो जाता है। एपिस्टेक्सिस या नोज ब्लीड, मेडिकली इस टर्म का मतलब है नाक से खून निकलना, लेकिन मेटाफोरिकली नाक रिस्पेक्ट या ईगो का प्रतीक होता है। जैसे ऊंची नाक वाले का मतलब है आत्मसम्मान या फिर अहंकार वाला इंसान। इसी तरह नक चढ़े व्यक्ति का बिहेवियर बहुत ही अकड़ू यानी हॉटी और स्नॉबिश होता है। हिंदी के मुहावरे नाक में दम करने का मतलब है किसी को परेशान या तंग करना। तो इस रूब्रिक में नाक के दो मीनिंग्स हैं। पहला, पेशेंट की खुद की नाक यानी उसके मन में खुद के प्रति मौजूद सेल्फ रिस्पेक्ट, और दूसरा पेशेंट के ब्लड रिलेटिव्स का ईगोटिस्टिक या एरोगेंट बिहेवियर, जिसके कारण पेशेंट का जीना मुश्किल हो गया है। खून के निकलने या बहने का मेटाफोरिकल मीनिंग है जिनसे पेशेंट का खून का रिश्ता है, यानी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन और रिलेटिव्स, उनका पेशेंट की लाइफ से निकल जाना या फिर पेशेंट का उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना। तो कंफ्यूजन ऑफ माइंड एपिस्टेक्सिस अमेलियोरेट्स का लिटरल मीनिंग ये है कि नोज ब्लीड यानी नाक से खून निकलने पर कार्बो एनिमेलिस पेशेंट का माइंड क्लियर हो जाता है और इसलिए अब वो चीजों को ठीक से और बिना किसी प्रॉब्लम के डिफरेंशिएट कर पाता है। लेकिन इसी रूब्रिक को मेटाफोरिकली समझें तो कार्बो एनिमेलिस पेशेंट के ब्लड रिलेशंस उसके साथ मनचाहे तरीके से नहीं बल्कि एरोगेंटली बिहेव करते हैं।
अब यदि पेशेंट के ये अकड़ू रिश्तेदार उसे छोड़कर चले जाएं या फिर पेशेंट खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हुए उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल दे, तो ऐसा करने पर पेशेंट का माइंड क्लियर हो जाता है और फिर वो चीजों में फर्क पहचान कर सही डिसीजंस ले पाता है। एग्जाम्पल 1। 55 साल की महिला आकर बोली, डॉक्टर मुझे पिछले कई सालों से अस्थमा की तकलीफ है और कभी कभी खांसी का बलगम गले में रह जाने से डर लगता है कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। फिर गर्म पानी के गरारे करने और इन्हेलर से मुझे ज्यादातर समय आराम मिल जाता है, लेकिन गंदे कपड़ों की बदबू से मेरी हालत खराब होने पर इन्हेलर से कुछ खास फायदा नहीं होता है। दरअसल मेरी सूंघने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, खास तौर पर बारिश में ज्यादा दिनों तक रखे हुए गीले टॉवल्स, किसी के सैनिटरी पैड्स से पीरियड्स वाला ब्लड या किसी बच्चे के पॉटी वाले डायपर की गंध मुझे दूसरे कमरे में बैठे बैठे भी महसूस होने लगती है। 2 दिन पहले मेरे घर का मेन डोर बंद होने के बावजूद पड़ोसी के हफ्तों से बिना धोए हुए मोज़ों की बदबू मुझे महसूस होने पर मेरा दम घुटने लगा। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इस दुर्घटना के 3 महीने बाद जिस बिल्डिंग में हम रहते थे उसके रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। इन दोनों इवेंट्स के बाद से तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कुछ भी पहले जैसा रहा ही नहीं, बल्कि हबी के जाने के बाद से तो लाइफ बिल्कुल बेमायनी सी हो गई है। यही लगता है कि काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी अपने पति के साथ मर गई होती तो कितना अच्छा होता। मैं क्यों जिंदा बच गई। फिर पेशेंट ने कहा, बेटे को जॉब में प्रमोशन के साथ एक नए शहर में ट्रांसफर किया गया है और मैं भी उसकी फैमिली यानी अपनी बहू और पोते पोतियों के साथ नए घर में रहती हूं। इस नए शहर में तो लोगों के पास किसी की बात सुनना तो जाने दो, देखने की भी फुर्सत नहीं है कि कोई इंसान किसी तकलीफ में है या फिर सिर्फ कुछ पल के लिए आपसे बात करना चाहता है। एक बार रास्ते पर चलते समय मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लेकिन मेरे आसपास कई लोगों के होते हुए भी किसी ने ये नहीं पूछा कि आंटी क्या बात है, आप ठीक हो, कोई हेल्प चाहिए। बस मैं अकेली सड़क के किनारे बैठ गई और अपनी पर्स से इन्हेलर निकालकर खुद को संभाला। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी उजाड़ बस्ती में आ गई हूं जहां किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। फिर पेशेंट बोली, खाना खाते वक्त तो मुझे बहुत रोना आता है क्योंकि इसी समय हम पति पत्नी एक साथ प्यार भरी बातें करते थे। हबी ऑफिस से थक कर घर आते थे, मैं उनके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगा कर रखती थी और फिर हम दोनों पूरे दिन में क्या क्या हुआ ये बातें करते हुए खाना एंजॉय करते थे। इसलिए इस दुख को कम करने के लिए मैं अतीत की खुशियों भरी यादों के सहारे ही अपनी जिंदगी काट रही हूँ। जैसे हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मेरे हबी ने मुझे डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, करवा चौथ पर हमने एक दूसरे के लिए व्रत रखा था और मैंने अपने जॉब में प्रमोशन मिलने पर पार्टी दी थी। लेकिन खाली कुर्सी को देखकर मुझे इस कड़वे सच को स्वीकारना पड़ता है कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और इस बात पर मैं रो देती हूँ। जब बेटे से बात करती हूँ कि उसके डैड के साथ मेरी लाइफ कितनी सुखमयी थी, तब वो भी मुझे कहता है कि मम्मी आप पुरानी बातें करना बंद कर दो, अब पापा हमारे बीच नहीं है। इसलिए इस बात को आप जितना जल्दी समझोगे और मान लोगे उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा। फिर से ये दुख भरा सच सुनकर मुझे रोना आ जाता है। जब बेटे को भी मेरा बोलना पसंद नहीं है तो फिर मैं ये सारा दर्द अपने तक ही रखती हूं, लेकिन ऐसा करने से भी मेरा दिल रोता है। फिर पेशेंट ने कहा, एक दिन मेरे 12 साल का पोता रील्स पर एडल्ट कंटेंट देख रहा था, जिसके कारण मैंने नाराज होकर उसे डांटा और ये सुनकर बहू और मेरे बीच झगड़ा हो गया। फिर मेरे बेटे के घर आने पर मेरी बहू मेरे सामने उससे कहने लगी कि मेरे इंटरफेरेंस के कारण घर की सुख शांति भंग हो रही है। अब बेटे ने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन ये सब सुनकर मुझे टेंशन होने लगी कि अब क्या होगा। क्या मेरा बेटा मुझे अपने साथ रखेगा या घर से निकाल देगा? क्या मेरे पोता पोती मुझसे बात करेंगे या ये सब लोग मुझे इग्नोर करेंगे?
इसी तरह के कई सवाल मेरे मन में आने लगे कि न जाने अब जो मेरी वजह से घर का माहौल खराब हुआ है उसके कारण मेरा क्या होगा। इसलिए अब मैं अपने मन की हर अच्छी या बुरी बात अपने तक ही रखकर किसी से कुछ नहीं कहती हूं, लेकिन ऐसा करने से भी मुझे रोना आ जाता है। तो यहां गले में बलगम फंसने से पेशेंट डरती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सांस नहीं ले पाएंगी। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस इन थ्रोट। गंदे कपड़ों से आ रही स्मेल को पेशेंट दूर से ही सूंघ लेती है और अक्सर इसी वजह से उनके अस्थमा का अटैक ट्रिगर हो जाता है। इसलिए यह रूब्रिक है सेंसिटिव टू ओडर्स, डर्टी क्लोथिंग। अपने पति की मौत और अपने घर के रीडेवलपमेंट में जाने के बाद से पेशेंट को लगता है कि उनकी लाइफ में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, बल्कि सब कुछ बदल गया है। इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स, एवरीथिंग इज चेंज्ड। पेशेंट को इस बात का दुख और अफसोस है कि वो अपने पति के साथ कार एक्सीडेंट में मरी नहीं, बल्कि जिंदा बच गई। मतलब पेशेंट पास्ट में हुए अनप्लेजेंट इवेंट में मनचाहा परिवर्तन चाहती हैं और ऐसा ना होने का उन्हें रिग्रेट है। इसलिए सही रूब्रिक डेथ डिजायर्स नहीं, बल्कि रिमोर्स है। रिमोर्स वर्सेस रिपेंटेंट के डिफरेंसेस को मैंने अपने सल्फर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। पेशेंट के अनुसार जिस नए शहर में उनके बेटे के ट्रांसफर की वजह से वो रहने आई हैं, वो जगह एक उजाड़ बस्ती है जहां कोई किसी की परवाह नहीं करता है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, ही इज इन अ डिजर्टेड टाउन। डिजर्टेड टाउन का मतलब है एक ऐसा शहर जिसे लोग छोड़कर जा चुके हैं, मतलब अब वहां कोई रहता नहीं है। जैसे डूबते हुए जहाज को चूहे छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही पेशेंट को लगता है कि बीमार हालत में इस शहर के लोग पेशेंट पर ध्यान देने और उनका हाल पूछने की बजाय उन्हें अकेला छोड़कर अपने अपने काम पर चले गए हैं। अब पेशेंट अपनी लाइफ में बीते हुए खुशी के पलों को याद करती रहती है। इसलिए यह रूब्रिक है ड्वेल्स ऑन पास्ट हैप्पी मोमेंट्स। झगड़े में बहू द्वारा बेटे को यह कहने पर कि पेशेंट के कारण घर का माहौल खराब हो गया है, पेशेंट चिंता करने लगी कि अब क्या होगा। इसलिए यह रूब्रिक है एंजाइटी आफ्टर एमिशंस। एमिशंस और पोल्यूशंस, इन दोनों टर्म्स को मैंने अपने एलो वीडियो में एक्सप्लेन किया है। भोजन करते समय पेशेंट को रोना आ जाता है क्योंकि उन्हें अपने पति की याद आती है। इसी तरह पेशेंट को ना चाहते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अब उनके पति इस दुनिया में नहीं हैं। अपने मन की बात बेटे को बताने से पेशेंट का बेटा उन्हें अपने पति की मौत के सच को समझने और स्वीकारने के लिए कहता है। यदि पेशेंट के कुछ कहने से झगड़ा हो जाए तो फिर घर का माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए अब पेशेंट अपने मन की सारी बातें सिर्फ खुद तक ही रखती हैं और किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती हैं, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें रोना आ जाता है। तो अपने हबी की डेथ के सच को ना चाहते हुए भी समझने और मानने पर मजबूर हो जाना और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना, ये दोनों बातें मेटाफोरिकली ईटिंग हैं, जिन्हें करते समय पेशेंट रो देती है। इसलिए ये रूब्रिक है वीपिंग वाइल ईटिंग। एग्जाम्पल 2। 65 साल के मेल हाइपरटेंसिव पेशेंट ने आकर कहा, डॉक्टर मुझे हाई बीपी की तकलीफ है और मैं उसी के लिए दवा लेने आया हूं। अक्सर बीपी हाई हो जाने पर मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त मेरे लिए दूसरों को अपनी हालत के बारे में समझाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं चीज़ों और लोगों के नामों में फ़र्क भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे मैं अपने घर पर हूँ या क्लिनिक में, ये मोबाइल है या लैपटॉप, या फिर आज जो मेरे घर आ रहा है उसका नाम तरुण है या वरुण। थोड़ी देर बाद जब अचानक नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है तब जाकर मेरी तबीयत ठीक होती है और मेरा दिमाग क्लियर हो जाता है। एक बार ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और उस वक्त मेरा अपना बेटा और सगा भाई, यानी जिन लोगों से मेरा खून का रिश्ता है और जिनके बेहतर फ्यूचर के लिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी,
वही लोग मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए 50,000 तक देने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे यही लगा कि मेरे इलाज की शुरुआत में ही इनका ऐसा रवैया है कि क्या कहूं। ऐसे में मेरी बीवी ने अपनी सहेली से पैसे उधार लिए और फिर मेरा हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद इलाज मुमकिन हो पाया। डॉक्टर, उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि इलाज के लिए पैसे मांगते ही बेटे और भाई ने मुझे पराया कर दिया, तो फिर अब इनसे क्या ही उम्मीद करना। फिर जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तब मेरा हाल पूछने की बजाय मेरा बेटा और मेरा भाई, जो अब बिजनेस पार्टनर्स हैं, अकड़ते हुए कहने लगे कि अब अपने बाकी के इलाज का खर्चा भी खुद ही मैनेज करना, हम पर पैसों के लिए डिपेंडेंट मत रहना। यह सुनकर मेरी बीवी मेरे बेटे को डांटते हुए बोली, जिस पापा ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया उन्हें तुम ऐसा बोल रहे हो। इस पर मेरा बेटा एरोगेंटली कहने लगा, मेरी देखभाल की है तो क्या, एहसान थोड़ी किया है, यह तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। ये सारी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और क्या सचमुच ये वही लोग हैं जो कभी उम्र भर और हर सुख दुख में मेरा साथ निभाने की बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन मेरी बीवी के बर्दाश्त की हद हो गई और वो गुस्से से बोली, तुम लोग हमें अकेला छोड़कर यहां से चले जाओ। अब तुम लोग हमारे अपने नहीं रहे और इसलिए हम खुद तुम जैसे अकड़ू लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं। ये सुनकर वो लोग भी घर छोड़कर चले गए और उनके जाते ही मेरे दिमाग की सारी उलझनें सुलझ गई और हर बात पानी की तरह साफ हो गई कि ऐसे अहंकारी सगे संबंधियों का मेरी लाइफ से निकल जाना ही अच्छा है। फिर पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, अक्सर मुझे कई बीती बातों को लेकर गुस्सा आता है कि मैंने जिन अपनों के लिए इतना कुछ किया उन्होंने मुझे दुख दिया। मेरी बहन ने परिवार के खिलाफ घर से भागकर शादी कर ली थी और कैसे बेकसूर होते हुए भी मुझे मेरे जॉब से निकाल दिया गया था। ऐसी कई सारी पुरानी बातें याद आने पर मूड खराब हो जाता है। अब मैंने अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए भी दोस्तों और जान पहचान वालों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। कभी सुबह के समय अपने बेटे के खाली कमरे से गुजरते हुए यही लगता है कि कैसे बुरा वक्त आते ही अपने पराये हो जाते हैं। लगता है सब मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है, वरना ऐसे एहसान फरामोश लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते। इन सब के कारण अब तो मुझे हंसी मजाक करना भी अच्छा नहीं लगता है और इसलिए टीवी पर कोई कॉमेडी शो आते ही मैं चैनल चेंज कर देता हूं। इतना ही नहीं, अब तो काम करने में भी आलस आने लगा है और मन करता है कुछ ना करूं, बल्कि सारा टाइम सिर्फ सोते रहूं। सपनों में भी यही देखता हूं कि मैं अपनी लाइफ की सारी उलझनों को ठीक से समझकर उन्हें सफलतापूर्वक सुलझा रहा हूं, अपने बिजनेस में नए क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचकर सही डिसीजंस ले रहा हूं, मैथ्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो गया हूं और एक बेस्ट सेलिंग अवार्ड विनिंग नॉवल का लेखक बन गया हूं। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर, अब यहां इसी उम्मीद से आया हूं कि आपकी दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होने पर वो ठीक से सोच और समझ नहीं पाते हैं, लेकिन नाक से खून निकलने पर उनका माइंड क्लियर हो जाता है। इसी तरह जब पेशेंट के ब्लड रिलेटिव्स यानी बेटे और भाई ने अकड़ते हुए पेशेंट को सब कुछ खुद ही मैनेज करने के लिए कहा, तब पेशेंट फिर से कुछ भी क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन पेशेंट की बीवी द्वारा इन लोगों को घर से निकालते ही पेशेंट को सब कुछ ठीक से रियलाइज होने लगा। इसे मेटाफोरिकली समझे तो जिनसे पेशेंट का खून का रिश्ता था वो लोग पेशेंट से बहुत एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे। यानी ये लोग ब्लड के समान है, जिनके अकड़ू यानी नकचढ़े बर्ताव के कारण पेशेंट की बीवी ने उन्हें अपनी लाइफ से निकाल दिया और ऐसा करने पर पेशेंट को सारी बातें क्लियरली समझ आने लगी। इसलिए इन दोनों वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड एपिस्टेक्सिस अमिलोरेट्स। नोट करें, यहां पेशेंट की जगह उनकी पत्नी ने अकड़ू रिश्तेदारों को घर से जाने को कहा, लेकिन इसके बावजूद ये बिहेवियर एपिस्टेक्सिस कन्वे करता है, क्योंकि ऐसा करने से पेशेंट का माइंड क्लियर हो गया। इसलिए इस सिचुएशन में भी ये रूब्रिक एप्लीकेबल है। जब पेशेंट ने देखा कि बहुत हाई बीपी होने पर उनका बेटा और भाई इलाज शुरू करने के लिए पैसे खर्चना नहीं चाहते थे, तब पेशेंट को लगा कि इन लोगों ने मुश्किल वक्त में प्रॉब्लम सॉल्व करने की शुरुआती दौर में ही पेशेंट को अकेला छोड़ दिया।
इसे मेटाफोरिकली समझें तो जिस समय कोई भी काम या इवेंट शुरू होता है उसे सुबह कहते हैं। इसी तरह अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करते समय यानी मेटाफोरिकली मॉर्निंग टाइम पर लोगों ने पेशेंट की किसी भी तरह मदद नहीं की। इतना ही नहीं, सवेरा होने पर अपने बेटे के खाली कमरे को देखकर पेशेंट को रियलाइज होता है कि उनका बेटा अब उनके लिए पराया हो चुका है। इसलिए इन वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है फॉरसेकन फीलिंग मॉर्निंग। पेशेंट को पुरानी बातें याद आने पर गुस्सा आता है, इसलिए यह रूब्रिक है एंगर अबाउट पास्ट इवेंट्स। पेशेंट के अनुसार उनके पिछले जन्मों की सजा के तौर पर उन्हें अब ऐसे सेल्फिश रिलेटिव्स मिले हैं, इसलिए यह रूब्रिक है डिल्यूजन्स ही हैड कमिटेड क्राइम। क्राइम वर्सेस सिन के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया है। अब पेशेंट को किसी भी तरह का हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए यह रूब्रिक है जेस्टिंग एवर्स टू। पेशेंट को काम करते समय सुस्ती महसूस होती है और बस सोते रहने का मन करता है, इसलिए यह रूब्रिक है लेजीनेस विथ स्लीपीनेस। सपनों में पेशेंट खुद को ठीक से सोच समझकर सही फैसले लेने, नए आइडियाज पर काम करने, मैथ्स एक्सपर्ट और अवार्ड विनिंग ऑथर बनने जैसे इवेंट्स देखते हैं। इन सारे ब्रेनी यानी दिमागी एक्टिविटीज में पेशेंट कामयाब होना चाहता है, इसलिए यह रूब्रिक है ड्रीम्स एक्सेलिंग इन मेंटल वर्क। पेशेंट को उम्मीद है कि जिस डॉक्टर के पास वो आए हैं उनकी दवा से बीमारी ठीक हो जाएगी, इसलिए यह रूब्रिक है होपफुल। सो टू समराइज, कार्बो एनिमैलिस एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अब तक अपने घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में खुशी से अपनी लाइफ जी रहा होता है। शाम को स्कूल से घर आते ही अपने कंफर्ट जोन यानी बेड में लेटने पर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। फिर एक दिन जब उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है तब पेशेंट की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे सब कुछ अजीब नजर आने लगता है क्योंकि अब सवेरे उसे नींद से जगाने के लिए उसकी मम्मी नहीं बल्कि वार्डन आता है, और इसलिए सुबह के समय और बोर्डिंग के इनिशियल दिनों में पेशेंट को घर की याद बहुत सताती है। भोजन करते समय भी घर पर माँ के बनाए हुए स्वादिष्ट खाने की याद आने पर पेशेंट रो देता है, लेकिन वो दूसरों को यही कहता है कि उसे दिलासा नहीं चाहिए। पेशेंट को लगता है मानो बहुत सारे शैतानी चेहरे उसे घेरे हुए हैं, जिसके कारण उसे लोगों के संग रहना और उनसे कोई भी बात डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता है। इतना ही नहीं, गुस्सा आने पर पेशेंट के मन में बदले की भावना बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इन नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने के लिए पेशेंट अपने पसंद की एक्टिविटी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि ऐसा करना ही पेशेंट की बीमारी का कारण बन जाता है। अगर पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी ओवर इंडल्जेंट हो जाए तो इस कारण से भी वो बीमार हो जाता है। अब ये पेशेंट बात करते समय सही शब्द याद न आने पर अलग अलग क्लूज देकर दूसरों से वो वर्ड पूछता है। खुद की फीलिंग्स सही से बताना हो या फिर वो क्या कहने वाला है, इन दोनों मौकों पर पेशेंट की याददाश्त कमजोर हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ लिखकर अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने में भी पेशेंट को दिक्कत आने लगती है। अपने चारों तरफ निराशा का अंधेरा देखकर पेशेंट परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा, और उसे आधी रात से लेकर 2 बजे तक चिंता और घबराहट महसूस होती रहती है। ऐसे में अगर वो अपने मौजूदा हालात से ऊपर उठकर कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाता है तब उसकी ये चिंताएं कम हो जाती हैं, लेकिन अब उसे ऊंची पोजीशन और अचानक होने वाले इवेंट्स यानी हादसों से डर लगने लगता है। यदि पेशेंट असफल हो जाए तो उसे लगता है कि अब वो ऐसे तंग तहखाने में फंस गया है जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इस मानसिक पीड़ा को सहते समय पेशेंट को लगता है कि वो धीरे धीरे मुसीबतों में डूबता या धंसता चला जा रहा है। इन सारे मेंटल सिम्टम्स के साथ पेशेंट को लगता है कि उसमें हालात से लड़ने की ताकत नहीं है क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया है। अगर ऐसे में उसे अपनी प्रॉब्लम के लिए
कोई भी सोल्यूशन मिल जाए, यानी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी नजर आ जाए, तो पेशेंट बहुत खुश होकर ना चाहते हुए भी सीटी बजाने लगता है। cheerful evening in bed, homesickness morning, delusions everything is strange, weeping consolation, no desire to be comforted, delusions sees diabolical faces crowd upon him, company aversion to, desire for solitude, talking of others aggravates, malicious with anger, ailments from sexual excesses, forgetful of words while speaking, memory weakness of for expressing oneself, memory weakness of for what he is about to say, when writing, difficulty in expressing ideas, anxiety in dark, anxiety night after midnight until 2 a.m., anxiety rising from a seat ameliorates, fear of high places and accidents, fear in narrow place, vaults, churches and cellars, anguish with sinking sensation, mental symptoms accompanied by weakness, light desire for and whistling involuntary। तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स के जरिए आपको कार्बो एनिमैलिस दवाई समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।